इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसमें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का तीसरा चरण। इसके पहले हमने प्रथम चरण पढ़ लिया, द्वितीय चरण पढ़ लिया था। मैंने बताया था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को हमने 3 चरणों में बांटा था। पहला चरण था हमारा 1885 से लगा के 1905 तक और दूसरा चरण हमारा था 1905 से लगा के 1917 तक। हमने जो प्रथम चरण में पढ़ा था उसमें बताया था कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. हुम द्वारा की जाती है। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो बंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। इसके अलावा कांग्रेस के जो महासचिव बनाए गए थे वो ए.ओ. हुम बनाए गए थे। इसके बाद हमने द्वितीय युग भी पढ़ा था। द्वितीय युग में कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कि भारत में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन होता है। इसके अलावा 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है तथा भारत की राजधानी को दिल्ली बना दिया जाता है। इतना हमने सब कुछ पढ़ लिया था। इसके अलावा यही पढ़ लिया था कि कांग्रेस का 1916 में अधिवेशन हुआ था। इसे लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें हमने पढ़ा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस जो 2 हिस्सों में बढ़ गई तो उसमें पुनः समझौता हो जाता है। इसी समझौते को बोला जाता है लखनऊ समझौता। 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार महिला को अध्यक्ष बनाया गया था। तो कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। इसके बाद आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का तीसरा चरण पढ़ेंगे। इसी तीसरे चरण को बोला जाता है गांधी युग। गांधी युग ये हमारा 1917 से लगा के 1947 तक चलता है, क्योंकि इस समय के जो सबसे प्रमुख नेता थे वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के बारे में आप बेसिक नॉलेज जानते होंगे, जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, ये आप जानते। इसके अलावा 1893 ईस्वी में गांधी जी इंडिया से साउथ अफ्रीका गए थे। वहां साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। इसके अलावा फिनिक्स आश्रम की जो स्थापना है महात्मा गांधी जी द्वारा सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में की गई थी। लेकिन क्या होता है 1915 ईस्वी में गांधी जी पुनः भारत आ जाते हैं। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आते हैं। इसलिए 9 जनवरी को हम एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम है भारतीय प्रवासी दिवस। तो गांधी जी ने भारत के पहले दक्षिण अफ्रीका में कई आंदोलन किए, एक आश्रम की स्थापना की। तो गांधी जी की प्रसिद्धि का कारण तो वहीं से बन जाता है। लेकिन 1915 ईस्वी में ये भारत वापस आते हैं। जब ये 1915 ईस्वी में इनका 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं। इसलिए 9 जनवरी को एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम है भारतीय प्रवासी दिवस। इसके अलावा आप जानते हैं कि इस समय पीरियड में पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लगा के 1918 ईस्वी तक चलता है। आप जानते होंगे प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध ये आपका 1914 से लगा के 1918 ईस्वी तक चलता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में आप जानते हैं कि गांधी जी भारत पुनः लौटे थे। इसके अलावा अंग्रेजों की गांधी जी को ये नीति पता नहीं थी कि अंग्रेज यहाँ पर शासन किस प्रकार से कर रहे हैं, भारतीय जनता को कितना परेशान करते हैं, उनका शोषण कितना करते हैं। ये अंग्रेजों को महात्मा गांधी जी को पता नहीं था। फिर भी महात्मा गांधी जी जब भारत आते हैं तो वो अंग्रेजों की मदद करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन था वो पराजित की कगार पर खड़ा था। तो जो वहां के जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो अंग्रेज नेता थे, उन्होंने महात्मा गांधी से आग्रह किया कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय हमारा सहयोग करें तो हम बदले में आपके लिए भी कुछ सुविधा दे देंगे। तो गांधी जी इतनी बात सुनते हैं अंग्रेजों की और गांधी जी भारतीय युवाओं को प्रेरित करते हैं कि आप प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दीजिए। तो भारतीय युवा गांधी जी के कहने पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कारण जो भारतीय नेता थे या जो भारत की जनता थी ये गांधी जी को सार्जेंट कहने लगी थी। सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट
कहने लगी थी। ये भी आता है कि सार्वजनिक किसे कहा गया था, तो महात्मा गांधी जी को कहा गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी जी को 1915 ईस्वी में ही अंग्रेजों की तरफ से एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था केसर-ए-हिंद। केसर-ए-हिंद की उपाधि 1915 ईस्वी में गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया था, क्योंकि अभी गांधी जी इनकी व्यवस्थाओं को नहीं जानते थे। इसके अलावा 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना भी की थी। ये भी आता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई, 1916 में। किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अब यदि गांधी जी के बारे में और पढ़ा जाए तो गांधी जी का जो भारत में प्रथम सफल आंदोलन था, पूछ लिया जाता है कि गांधी जी का भारत में प्रथम सफल आंदोलन कौन था, तो गांधी जी का भारत में जो प्रथम सफल आंदोलन था वो चंपारण विहार था। चंपारण हमें कहाँ मिलेगा, बिहार में मिलेगा। 1917 ईस्वी में गांधी जी यहाँ जाते हैं और अंग्रेज जबरदस्ती यहाँ पर तीन कठिया पद्धति के आधार पर किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराते हैं। तो गांधी जी यहाँ जाते हैं, चंपारण अर्थात बिहार के एक नेता थे राजकुमार साहू, उनके कहने पर गांधी जी चंपारण जाते हैं। यहाँ पर तीन कठिया पद्धति के आधार पर जबरदस्ती किसानों से नील की खेती कराई जा रही थी। इसका गांधी जी ने विरोध किया और एक आंदोलन चलाया। उसी आंदोलन का था नाम चंपारण आंदोलन। तो गांधी जी का भारत में ये प्रथम सफल आंदोलन था। प्रश्न बनता है कि गांधी जी का भारत में प्रथम सफल आंदोलन कौन था, तो चंपारण था। चंपारण आंदोलन कब किया गया, 1917 ईस्वी में किया गया। इसके अलावा इसी चंपारण आंदोलन के सफल हो जाने के बाद गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी। ये पूछ लिया जाता है कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। या गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। ये भी आ जाता है कि गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दी थी, तो ये दी थी गांधी जी ने। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि इसी आंदोलन के दौरान दी थी। यह ये पूछा जाता है कि किस आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा कहा गया, तो चंपारण आंदोलन के सफल हो जाने के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। यह सबसे पहले महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। 1917 की ये महत्वपूर्ण घटना होती है। इसके अलावा गांधी जी का जो दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था भारत में, वो 1918 का खेड़ा आंदोलन था। इसमें भी गांधी जी सफल होते हैं, लेकिन जब भारत में इनका तीसरा जो आंदोलन था वो था अहमदाबाद मिल मजदूर। तीसरा जो आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर, ये 1918 ईस्वी में आंदोलन किया गया था। यहाँ प्लेग बोनस को लेकर मजदूर और मालिकों के बीच आपस में विरोध था, इस तनाव था। इसी तनाव को दूर करने के लिए मजदूर गांधी जी को अपने साथ लाते हैं। तो गांधी जी प्लेग बोनस को 35% देने को लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। तो गांधी जी पहली बार इसी आंदोलन में भूख हड़ताल करते। ये पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल की थी, तो अहमदाबाद मिल मजदूर में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी तथा मजदूरों को 35% बोनस देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने 35% बोनस देने के लिए स्वीकार किया गया। तब कहीं गांधी जी ने अपना व्रत तोड़ा। तो गांधी जी ने इसी आंदोलन पहली बार भूख हड़ताल की थी। अब गांधी जी की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल चुकी थी। तो 1918 की ये घटना थी। अब आप ये भी जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से लगा के 1918 तक चला। तो 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि ऐसा ना हो कि इन्होंने हमारा साथ दिया, हम जीत गए, ऐसा ना हो विद्रोह होने लगे।
तो इस कारण अंग्रेजों ने भारत के लिए एक नियम बनाया था। उस नियम के जो अध्यक्ष थे वो रॉलेट थे, इसलिए उस नियम को कहा जाता है रॉलेट एक्ट। अंग्रेजों ने 1918 में जैसी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो अंग्रेजों को ये लगने लगा कि ऐसा ना हो भारत में जगह जगह विद्रोह होने लगे, इसलिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग बैठाला गया और उस नियम या उस आयोग को बोला जाता है रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट 1919 में भारत आता है। रॉलेट एक्ट ये 1919 ईस्वी में भारत आता है। इस रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि काला कानून किसे कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट कहा जाता है, क्योंकि इस नियम के अनुसार, रॉलेट नियम के अनुसार जो अंग्रेज अधिकारी थे या पुलिसकर्मी थे किसी भी संदेहप्रद व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे। कोई भी जो क्रांतिकारी व्यक्ति था उसको गिरफ्तार कर सकते थे, या अंग्रेजों को ये लगे कि ये जो व्यक्ति है वो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देता है तो अंग्रेज उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे। उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ ना तो बिना दलील, बिना वकील और बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून भी से कहा गया। अर्थात जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था उसके लिए ना तो किसी प्रकार का वकील मिलता था, ना किसी प्रकार की दलील सुनी जाती थी, ना किसी प्रकार की अपील होती थी। इस कारण इसे कहा गया था काला कानून। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के दो नेता थे। पंजाब के नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। इन दोनों ने मिलकर इस नियम के विरुद्ध आवाज उठाई। इसके अलावा इन्होंने प्रदर्शन किया तो फलस्वरूप अंग्रेज अधिकारियों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया तो पंजाब के जो दो नेता गिरफ्तार हुए तो ये जो गिरफ्तार हुए इसके जो अन्य सदस्य थे उन्होंने एक सभा का आयोजन किया था। जो सभा का आयोजन किया था वो पंजाब के अमृतसर के, आप जानते हैं पंजाब में अमृतसर जिला है। पंजाब के अमृतसर जिले के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया। विचार विमर्श किया गया कि जो हमारे नेता गिरफ्तार हो गए हैं या जो नियम बनाया गया है वास्तव में खराब था, हमारे नेताओं को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। तो पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन होता है। जब सभा का आयोजन होता है इसकी सूचना जनरल डायर को मिल जाती है और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर यहाँ पर गोलियां चलवा देता है। ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जनरल किसने गोलियां चलवाई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड किससे संबंधित है, तो ये आपका जनरल डायर संबंधित है। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये इतिहास में प्रश्न आता है। भारतीय इतिहास में इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तथा इस डायर को, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी था, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी जनरल डायर को ऊधम सिंह ने 1940 ईस्वी में गोली मार दी। ये भी आता है कि जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? ऊधम सिंह ने 1940 ईस्वी से गोली मार दी। जब हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में ये महत्वपूर्ण घटना थी। इस कारण भारत देश के कुछ नेता थे जो इस घटना से बहुत दुखी थे, जिसमें जो गांधी जी थे, तो गांधी जी ने अंग्रेजों को केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। ये पूछा जाता है किस हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों को केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। जमनालाल बजाज इन्होंने राय की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद इन नेताओं ने अंग्रेजों को उपाधियां वापस कर दी। तो भारतीय इतिहास में ये महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद गांधी जी ने सोचा
कि अंग्रेज सुधर जाएंगे, लेकिन वो नहीं माने। इस कारण गांधी जी ने भारत में एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की यदि चर्चा करें असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 से लगा के 1922 तक चलता है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ये प्रारंभ हुआ था। इसी 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की प्रारंभ होता है। ये असहयोग आंदोलन ठीक उसी प्रकार से था जैसे कि भारत की 1857 की क्रांति थी। पहली बार एक साथ इतने व्यक्ति देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन क्या होता, इसी असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारियों ने 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाने में आग लगा दी थी। एक थाने में आग लगा दी जिससे 21 सिपाही प्लस 1 दरोगा अर्थात 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। तो भारतीय इतिहास में इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी, तो ये थी 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा स्थान कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। चौरी चौरा कांड को किस आंदोलनकारी क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था, तो असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारियों ने इसे अंजाम दिया था। जब ये 5 फरवरी 1922 को घटना होती है तो 6 फरवरी 1922 को गांधी जी को पता चलता है और वो दुख व्याप्त करते हैं। दुख हो जाने के कारण गांधी जी क्या करते हैं, इस आंदोलन को समाप्त कर देते, बंद कर देते हैं। तत्कालीन 11 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 साल की सजा इनको दे दी जाती है। जब भारत देश में असहयोग आंदोलन बंद हो गया तो भारत के कुछ नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन को बंद करने के लिए नहीं सोचा था। उन्होंने भाग इसलिए लिया था कि असहयोग आंदोलन बंद हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस, CR दास और मोतीलाल नेहरू, इनका मन था कि जो हमारा असहयोग आंदोलन है चलता रहे, क्योंकि यदि भारत देश को आजादी प्राप्त करनी है तो इतने व्यक्ति शहीद होना भी जरूरी है। क्योंकि आप जानते इसी समय जब CR दास और मोतीलाल नेहरू को यह पता चला कि गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया, तो कुछ समय बाद CR दास, चित्तरंजन दास, CR दास व मोतीलाल नेहरू ये दोनों मिलकर 1923 ईस्वी में एक नई पार्टी बनाते हैं। उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना ये लोग इलाहाबाद में करते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि किस आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, तो असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। CR दास ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ये भी पूछ लिया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे CR दास, चित्तरंजन दास। तो असहयोग आंदोलन एक प्रकार से भारत देश वहीं आजाद हो जाता था, लेकिन बीच में ही गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया। तो भारत के कुछ नेता गांधी जी के खिलाफ चले गए थे। उन्होंने एक अलग से नई पार्टी बना ली थी, स्वराज पार्टी। इसके अलावा गांधी जी अस्वस्थ हो गए थे जेल में, इस कारण वो उन्हें 1924 ईस्वी में छोड़ दिया गया था। 1924 ईस्वी में तो पहली बार कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो महात्मा गांधी जी बनाए गए थे। 1924 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। इसी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ये पूछ लिया जाता है, गांधी जी ने कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की और वो की थी 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की। तो इस चैप्टर में केवल इतना ही पढ़ना पड़ता है 1924। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको घटनाएं मिलेंगी 1924 के बाद की। 1924 से लगा के हम 1932 तक अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। यदि विद्यार्थियों हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।